सर मेरे को ये चीज बड़ी तरीका मतलब ऐसा काटते हैं मैं तो किसी को जिसके साथ तो किसी ना से पूरा देखा करते बैठे हो पता लगा ये और किसी ने होनी बस दो साथ बैठते हैं उन्होंने जो काटी और लेकिन मैं सोच ही सकता हूं न्यू कह रहा हूं सर मतलब नहीं एक बार स्नैपशॉट लीजिए किसी के पास रजिस्टर को आपकी दवाई नहीं किया तो मैंने मेरे को काफी होटल किया है हां बता सबका बोलते हो हाँ जी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टिल्लू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सब आ गए सब पहुंचे कि नहीं पहुंचे पहुंचे धीरे गुड इवनिंग सर। पैदल 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 है जी सर गेट पे आ रहे हैं। अच्छा आ रहे मोबाइल मोबाइल आते हैं। ये बात सही धीरे आ रहे धीरे धीरे आ रहे हाँ जी तो एक बार चेक कर लीजिए बेटा हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक किया था उसमें से कुछ पूछना हो तो बताओ क्या टॉपिक किया था हाँ जी क्या टॉपिक किया था बताओ नाभि की स्नेहता कर चुके थे। अच्छा नाभिक स्नेहिता का टॉपिक अपन कर रहे थे वेरी गुड और नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता में अंतर गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग डियर वेरी गुड मॉर्निंग दोनों का दो बता चुके थे वर्सेस में एनएस और बीएस के दो टॉपिक। अच्छा अच्छा चलो हल्का सा रिपीट करके मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा तो हमने टॉपिक शुरू किया था नाभिक स्नेहिता ये टॉपिक शुरू किया था और इस नाभिक स्नेहिता या न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में नंबर 1 में सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में डिफरेंस किया था यानी कि नाभिक स्नेही और क्षार में अंतर और आपको ध्यान है दोनों में अंतर बड़ा ही सिंपल था दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिकली रिच दोनों के दोनों दाता दोनों के दोनों डोनर है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन धनी है लेकिन डिपेंड करता है किसको डोनेट कर रहे हैं तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोटॉन को छोड़कर किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दे तो नाभिक स्नेही गुड इवनिंग सर और हाँ गुड इवनिंग बेटा और क्षार कौन है केवल प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो क्षार है इसका मतलब सिंपल सा डिफरेंस आ गया तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नाभिक स्नेही और क्षार दोनों इलेक्ट्रॉन धनी हैं दोनों इलेक्ट्रॉन दाता हैं लेकिन किसको दान कर रहे हैं उसके आधार पर उनका नाम है अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही को दान कर रहे हैं प्रोटॉन को छोड़कर तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल और अगर केवल बेस एसिड को यानी कि प्रोटॉन को दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब बेस है पहला पॉइंट क्लियर हो गया अब दूसरा पॉइंट देखिए सर एनएस एंड बीएस क्या है तो एनएस और बीएस है दर एनएस और बीएस है रेट एनएस और बीएस है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रियाशीलता यानी मींस आप इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से दे रहे हो यानी एक कंपैरेटिव स्टडी या रिलेटिव स्टडी हो गई कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो दर को अपने नाम दिया है स्ट्रेंथ अगर नाभिक स्नेही की बात करें तो वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होगी हमने कहा उसमें क्या होता है कि हम 2 या 3 या 4 नाभिक स्नेही को दौड़ कराएंगे और जो अपना इलेक्ट्रॉन का युग्म किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को जितना तेजी से देगा वो उतना प्रबल नाभिक स्नेही है इसका मतलब ये एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है और क्षारीयता में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रोटॉन को देने की दर चेक करते हैं लेकिन ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है ऊष्मागतिकीय क्यों क्योंकि इसमें उत्पाद का स्थायी चेक होता है ये दो बातें अपन ने कही थी अब तीसरा पॉइंट आया कि सब इन दोनों में तुलना की जाए इन दोनों के बीच में तुलना की जाए तो जब मैंने इसकी तुलना शुरू की तो सबसे पहला नंबर मैंने क्या लिखा मैंने लिखा कि यदि आज के बाद कोई ऋण आवेशित जाती है तो उसका संयुग्मी क्षार ये जो आपका संयुग्मी क्षार है उसकी नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता दोनों ही ज्यादा होगी यानी मैं दूसरे शब्दों में बहुत सिंपल सी बात बोलूं तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अपनी न्यूट्रल स्पीसीज की अपेक्षा ज्यादा नाभिक स्नेही भी है और ज्यादा क्षारीय भी तो ऐसे मैंने आपको एक हिंट दिया था
कि यहाँ पर NS और BS दोनों एक जैसे रहते हैं। आप कहोगे कैसे? तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कहा था अमोनिया और यहाँ बना दिया अमाइड आयन। अब आप देखो दोनों के दोनों नाभिक नहीं हो सकते, तो अगर बात करूं कि सब इन दोनों में से प्रबल नाभिक नहीं कौन, तो आप कहोगे जिसपे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब दूसरी बात है क्षार भी इसी रूट पे चल रहा है, तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से प्रबल क्षार कौन सा, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, नेगेटिवली चार्ज। हमारी भाषा क्लियर हो गई कि ऋण आवेशित जाति अपने उदासीन की अपेक्षा ज्यादा नाभिक स्नेही भी है और ज्यादा क्षारीय भी, और नाभिक स्नेही और क्षारीयता दोनों एक जैसे चलते हैं, और ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे। फिर मैंने सेकंड नंबर लिया। सेकंड नंबर में मैंने क्या लिया, मैंने आपसे कहा फ्रॉम पीरियड यानी कि आवर्त से लिया अपन ने, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी आपको यूं तुलना करनी, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज सेम रहता है लगभग, लेकिन अगर अंतर आता है तो विद्युत ऋणता का, तो मैंने आपसे कहा था यहां पर विद्युत ऋणता आधार बनेगी। तो सिंपल सा हिंट है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी नाभिक स्नेहिता कम, तो विपरीत हो गया। और इसी तरीके से एंड या और आपका BS भी है। तो आज के बाद आप चेक करके देखो वापस से NS और BS का ऑर्डर सेम आएगा। इसका मतलब अगर आप आज के बाद लेफ्ट टू राइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो NS के लिए कर रहे हो चाहे वो BS के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए EN डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा हिंट दिया था कि मान लो फॉर एग्जांपल CH3 CH2O माइनस और CH3 CH2 CH2 माइनस, एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि बताओ साहब इन दोनों में से प्रबल क्षार कौन है, ये A के B, तो आप चेक करके देखो। अब इनमें ये सेंट्रल एटम O है और ये सेंट्रल एटम C है, तो इस समय दोनों एक ही पीरियड से आ रहे हैं, तो सोचिए दोनों की EN चेक करें तो इस O की EN ज्यादा है, तो मानी बात है इसकी क्षारीयता कैसी होगी, कम होगी। तो ऐसे में आपका जो B है उसकी बेसिसिटी A से ज्यादा। और वही कंसेप्ट अगर अपन NS के लिए लें तो सोचिए वही का वही सेम आंसर आएगा, B is greater nucleophile than A। इसका मतलब फिर कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक ही पीरियड में अगर हम किसी की तुलना करें तो आधार निर्धारित कारक डिसाइडिंग फैक्टर EN बनता है। क्या यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। आज आगे बढ़े तो तीसरे पॉइंट पे, तो आज अपन एंट्री करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पे। चलिए साहब, तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, ये कल तक का रिवीजन हो गया सारा। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, सेंटर एटम सेम बट डिफर कैटेगरी। ये लो सर, अब की बार हमने पॉइंट क्या लिखा है, केंद्रीय परमाणु तो समान हो लेकिन श्रेणी अलग अलग हो, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ध्यान रखना यहां पर भी आपका NS और BS दोनों एक जैसे होंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। मैं क्या करने जा रहा हूं वापस से क्लियर करता हूं, मैं अब ऐसे एग्जांपल लेने जा रहा हूं जिसमें आपका नेगेटिव या लोन पेयर का सेंटर, ये सेंटर एक जैसा है लेकिन श्रेणी अलग अलग है। तो जब श्रेणी अलग अलग होगी, कैटेगरी अलग अलग होगी, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? तो यहां पर मैं डिसाइडिंग फैक्टर का बॉक्स डाल रहा हूं। ये है आपका कंसेप्ट, यानी कि आपका बॉक्स कि NS
किसके डायरेक्टली इनवर्सली है और BS किसके डायरेक्टली इनवर्सली है, और दोनों एक जैसे हैं। तो यहां मैं आपको हिंट दूंगा कैसे समझना मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया OH नेगेटिव, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2O नेगेटिव, और मान लो मैंने लिख दिया CH3 COO नेगेटिव। अब देखो मैं इसको कहने जा रहा हूं A, इसको कहने जा रहा हूं B, और इसको कहने जा रहा हूं C। और अब दिमाग लगा के सोचो कौन होते हैं नाभिक्स नहीं? नाभिक्स नहीं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धनी तो है, और नाभिक्स नहीं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब हम इनका इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं को। पहला पॉइंट क्लियर। अब आता है क्षार कौन होते हैं? तो क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी। तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन धनी, और वो किसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं? तो प्रोटॉन को देते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि सब इन तीनों में से प्रबल नाभिक नहीं कौन, दुर्बल नाभिक नहीं कौन? तो पहले दिमाग लगाओ कि नाभिक स्नेहिता का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहिता का मतलब होता है देने की रेट, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम इनके अंदर देखेंगे कौन आसानी से देगा। तो इसको चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है इनकी स्टेबिलिटी निकाली जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि स्थायित्व का क्रम। अब आप सोच के बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला ऋणायन, कौन सा वाला नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल? सी। सी वाला। आ रहा है, बी आ रहा है कि सी आ रहा है? सी वाला। सी वाला जाएगा, क्योंकि सी के अंदर आप चेक करके देखो स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस, यानी आपका नेगेटिव आयन क्या कर रहा है? अपने आप को इक्विवेलेंट, अपने आप को तुल्यकारी रेजोनेंस में डाल रहा है। तो सोचिए यहाँ पर रेजोनेंस चल रही है, और जिस नेगेटिव में रेजोनेंस होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी में आपका सी सबसे आगे आ गया। अब बच गए दो। अब दो में आप चेक करके देखो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था पहले रेजोनेंस से चेक करते हैं। हाइपर से कॉन्जुगेशन। आंसर नहीं निकले दोनों का, तो फिर अपन आई से चेक करते हैं, क्योंकि एच नहीं दिखाता ये नेगेटिव आयन। तो अब अपन आई चेक करते हैं। तो गौर से देखो जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग। तो इस समय एच और इस समय इथाइल, चेक करके देखो इनमें से कौन ज्यादा डीस्टेबलाइज हो रहा है? बी वाला। बी वाला। बी वाला। बी वाला। प्लस आई, और आपको ध्यान है प्लस नेवर हेल्प टू नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों की तुलना की जाए तो आपका यहाँ पर बी की स्थायी सबसे कम होगी, और आपका ए उसके मुकाबले ज्यादा स्थायी। तो आपका आंसर बहुत सिंपल सा आगे जो पढ़कर आ रहे हो कि कोई भी नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करते हैं पहले रेजोनेंस से, उसके बाद करते हैं आई से। तो रेजोनेंस से तो ये स्टेबल हो गया, फिर आई चेक करते हैं। तो दोनों में अगर देखा जाए तो इसका प्लस आई इसको डी स्टेबलाइज करेगा, तो ये रहा बी। तो अब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ कि सब नाभिक स्नेहितक है कि नाभिक स्नेहिता देने की दर है। तो सोचो तीनों में से कौन नेगेटिव कम देना चाह रहा है और कौन ज्यादा देना चाह रहा है। तो सोचिए आपका कंसेप्ट बन गया कि नाभिक स्नेहिता 1 by स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हो गया। सेम यही कंसेप्ट यहां भी लगेगा। तो जितना एनायन स्टेबल होगा वो नेगेटिव को पकड़ के बैठ जाएगा कि मैं नहीं दूंगा, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं या किसी भी प्रोटॉन को मना करेगा। तो सोचो देने की रेट को कम करेगा। तो जितना स्टेबल होगा उतना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो अब सोचो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? BAC। तो अब आप सोचो सबसे ज्यादा आसानी से वो देगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो सोचिए इसका मतलब आपका हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी इथॉक्साइड आयन तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद आपका हाइड्रोक्सिल आयन और एसीटेट आयन सबसे वीकर न्यूक्लियोफाइल। और सोचिए वही का वही आंसर आपकी क्षार सामर्थ्य का भी होगा। सेम यही ऑर्डर इसके लिए भी काम होगा। अब आप नोट कर लीजिए। तो मेरी लाइन को वापस ले जाता हूं मैं ऊपर। अब इस लाइन को देखो, सेंट्रल एटम सेम
जिस पे नेगेटिव है, जिस पे लोन पेयर है, वो आइटम सेम है, जिससे कि ईएन का डिफरेंस काम नहीं है। दूसरा कैटेगरी डिफरेंट, देखो ये अल्कोहल का, ये वाटर कैटेगरी से आ रहा है, ये अल्कोहल कैटेगरी से आ रहा है, ये एसिड से आ रहा है। तो आज के बाद क्लियर हो गया कि जब जब सेंट्रल एटम सेम हो लेकिन कैटेगरी डिफरेंट हो तो हमेशा एनएस और बीएस के लिए ये वाला टूल काम करेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नोट कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से हटाते हैं अपन? Photo दीदी. अब देखिए आपका क्वेश्चन बना, which one is stronger nucleophile? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया जिसकी NS ज्यादा हो। विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? प्रबल नाभिक स्नेही को पहचानिए। तो आपका नंबर ए CH3SO माइनस, बी CH3COO माइनस, सी phenoxide ion and D methoxide ion। अब आप चेक करके देखो, ये आपसे जो क्वेश्चन का गया, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझो। एग्जामिनर ने पूछा है इन चार में से सबसे प्रबलतम नाभिक स्नेही कौन होगा। तो एक एक वर्ड के मीनिंग को समझो। नाभिक स्नेही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी इलेक्ट्रोफाइल को। तो सोचिए इसमें कौन सा वाला कंसेप्ट लगने वाला है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेंटर सेम है लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। अलग अलग। तो हमेशा स्टेबिलिटी का टूल लगेगा। डी वाला सर। कौन सा वाला? डी। डी। तो चेक कीजिए, इसका मतलब आपको साफ दिख गया। इसकी स्टेबिलिटी में अगर अपन चेक करेंगे तो ये बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 3। और ये तीनों के तीनों होंगे इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल। यस सर। तुल्यकारी। अगर इसको देखें तो इसके आरएस बनेंगे 2 और दोनों के दोनों तुल्यकारी, लेकिन इसके बनेंगे आरएस 4, लेकिन ये होंगे नॉन इक्विवेलेंट, अतुल्यकारी। और ये आपका स्टेबलाइज नहीं है, डिस्टेबलाइज है, उसमें रेजोनेंस है। तो सोचो जिसमें रेजोनेंस नहीं है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम उसका मतलब वो अपना नेगेटिव का नियम मर गया, इलेक्ट्रोफाइल को दान कर देगा। तो आपका आंसर आएगा डी। चेक करके देखो क्या मेरा आंसर समझ में आ गया क्या? यस और बताइए ना। फिर रिपीट करूं? सर एक बार और बता दीजिए। बेटा पहले वो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की दर बहुत तेज है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन तेजी से कौन देगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो देगा कि जो कम स्टेबल होगा वो देगा? पहले दिमाग में डालो। जो कम स्टेबल होगा। तो बस अपने को स्टेबिलिटी निकालनी। तो आपको पता है इसमें रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, इसमें रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, इसमें रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, लेकिन उसमें रेजोनेंस है ही नहीं। उसमें तो नेगेटिव आयन अपने आप को स्टेबल कर ही नहीं पा रहा, तो आसानी से किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया जाएगा। तो जितना लेस स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी डोनेट करने की रेट ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं वो डोनेशन है। अब इसकी जगह अगर मैं मान लो बेस भी बोल देता कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस कर देता, तब भी देखो आपका आंसर सेम आता।
क्योंकि दोनों का आंसर एक ही रूट पे चलता है। अब आप सोचो यही क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, अब मैं लिखता ए CH3CH2OH और बी CH3CH2O नेगेटिव। तो अपने पहले आंसर को देखो, आप आंसर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वैसा आंसर निकालो। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ढूंढ लो, एक न्यूट्रल है और एक आयनिक है, और आपको पता है इस समय कौन सा टूल लगेगा, दिमाग लगा लो। सर न्यूट्रल क्या होती है, पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। न्यूट्रल की कि नेगेटिवली चार्ज की? नेगेटिव वाली। नेगेटिव चार्ज की, तो इसका मतलब आंसर भी हो जाएगा। तो इस समय स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं लगाया आपने, तो इस समय स्टेबिलिटी नहीं आती, क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर भी सेम है और कैटेगरी भी सेम है। देखो तो ऐसे में इस समय अगर तुलना करोगे तो हमको आइडिया लग जाएगा हमें कौन सा स्टेप उठाना है। तो इस समय वो स्टेप काम आएगा कि हमेशा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अपनी न्यूट्रल स्पीशीज से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होती है। अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए तीसरा, A CH3CH2O नेगेटिव and B CH3CH2CH2 नेगेटिव, which one is stronger nucleophile? तो पहले चेक करके देखो उसे क्वेश्चन दिया क्या है। अब अगर आप चेक करो तो O पे नेगेटिव है और C पे नेगेटिव है, तो आपका वो कांसेप्ट तो लग नहीं पा रहा है वाला, आवर्त वाला लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आवर्त वाला और दोनों के दोनों एक ही पीरियड से आ रहे हैं, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन? आवर्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो दोनों में से किसकी ईएन कम है, कार्बन की कि ऑक्सीजन की? कार्बन। तो हमारे पास डोनेट रेट किसकी ज्यादा हो जाएगी? कार्बन की। ये आपका आंसर। तो सोचो क्वेश्चन यही होगा, लेकिन आपके ऑप्शन आपको बताएंगे कि हमें कौन से वाली टेक्निक यूज करनी है। इसमें टेक्निक यूज हो रही है स्टेबिलिटी, इसमें टेक्निक हो रही है नेगेटिव वर्सेस न्यूट्रल की, इसमें टेक्निक यूज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यही क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जगह स्ट्रॉन्ग बेस होता तब भी यही आंसर आता, क्योंकि तीनों में हमने इक्वल रखा था। तो मैं होप करूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस चलिए साहब इसको हटा देते हैं अपन। अब अपन पॉइंट चेंज कर रहे हैं, नंबर 4 में जा रहे हैं। तो अब की बार हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है नंबर 4। तो अब की बार 4 आ जाइए। नंबर 4 में अपन करने जा रहे हैं व्हेन सेंट्रल एटम सेम एंड उठे सूटर है लेके आना कैटेगरी सेम। तो अब की बार आप चेक करके देखो दोनों चीजें सेम आ रही। अब हम वो एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें कैटेगरी भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में NS और BS अब की बार सेम नहीं होंगे। ये पहला ऐसा केस है जहां NS और BS सेम नहीं आ रहे। रीजन क्या होगा अभी क्लियर करूंगा, या मैं आपको बकायदा कंसेप्ट भी लिख देता हूं। हमेशा ये बॉक्स काम आएगा हर जगह पर, ये कंसेप्ट। अब ये अपन इसको भरेंगे, लेकिन अब मैं इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा। देखो आप कैसे क्वेश्चन से, गौर से देखिए। इस समय मैं आपके लिए जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो है आपके एग्जांपल एल्कोक्साइड आयन। ये एग्जांपल लेने जा रहा हूं, एग्जांपल है एल्कोक्साइड आयन। कैसे? नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, ये देखो ये मैंने 3 एल्कोक्साइड आयन दिए। देखो आप बकायदा इन एल्कोक्साइड आयन के नाम बदल सकते हो इस वाले वर्ड को चेंज करके। एल, अब सोचो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन ना, एक और एक 2 कार्बन। यस की जगह क्या आ जाएगा?
और आगे वही लग जाएगा ऑक्साइड आयन, तो इसका नाम हो गया इथॉक्साइड आयन। अब इसको देखो आप, इसमें कितने कार्बन? 3 तीन, तो तीन के लिए वर्ड आएगा प्रोप, तो नाम बन जाएगा प्रोपॉक्साइड आयन। लेकिन इस ग्रुप को आप जानते हैं कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप कौन सा है बेटा? आइसो। आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपॉक्साइड आयन। अब वही चीज यहाँ देखो, इसमें कुल कार्बन कितने? 4 4। तो 4 के लिए होगा ब्यूट किसकी सास को देखेगी रे? ऑक्साइड आयन। लेकिन माइक ऑफ कर लो ना प्लीज। कौन सी है? सल्फरी। टर्सरी। नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, इथॉक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब इनमें क्या खासियत है समझना, मेरी बात को समझना। ये तीनों के तीनों एक ही कैटेगरी से आ रहे हैं, सेंट्रल एटम भी सेम है, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फैमिली भी एक ही एल्कोक्साइड। तो इस वाले केस में जब फैमिली भी सेम हो, सेंट्रल एटम भी सेम हो, तो बाकी के रूल नहीं लगते, फिर ये चौथा रूल लगता है। अब ये चौथे रूल को समझना कैसे वो देखना। इस चौथे रूल को अगर गौर से देखें तो क्या हो रहा है, ढंग से लगाना। सारे मैथिल अपना प्लस आई लगा रहे हैं, देखो ये सारे प्लस आई लगा रहे हैं आपके मैथिल, देखो ये देखो, और इसमें 3 प्लस आई लग रहे हैं, देखो। अब आप गौर से देखिए, तीनों के तीनों में हम बात करें तो सबके अंदर प्लस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का सारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का सारा फ्लो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे में दिमाग लगा के सोचो कि जितना प्लस रखता है उतना माइनस अनस्टेबल हो जाता है, और हमारे लिए तो फायदा है, जितना अनस्टेबल होगा आसानी से दान दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कंसेप्ट है उसको समझना। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को पहले पिक कर रहा हूं। अब देखो इस एग्जांपल को मैं थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूं, देखो ये देखिए। अब आप नोट करना क्या होने जा रहा है, तीनों के तीनों प्लस इफेक्ट लगाकर इलेक्ट्रॉन का सारा फ्लो ये देखो यहां डाल रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्सीजन पे जमा हो रहा है। तो इस समय इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो बहुत बढ़ गई, यानी ये नेगेटिव कूद के भागने को तैयार है। इसको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए उसको दान दे दिया जाएगा, कोई भी प्रोटॉन दिख जाए उसको दान दे दिया जाएगा। लेकिन अब इसकी खासियत नोट करो क्या है, देखो इसमें जो ये तीनों मैथिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो इतने टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को कि इनके टक्करों से क्या हो रहा है, गौर से देखो आप कि ये वाला CH3 इस वाले CH3 को, इस वाले CH3 को टक्कर मार रहे हैं, देखो सब एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको कहते हैं त्रिविम बाधा। ये कहलाएगी त्रिविम बाधा यानी कि क्राउडिंग। तो सोचिए तीनों मैथिल अपने आकार में बड़े बड़े, ये देखो ये अपने आकार में बड़े बड़े और सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अब धक्का मारते मारते क्या हो रहा है कि सबने अपना प्लस आई लगाकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बढ़ा दी O पे, लेकिन टक्कर मारते मारते ऑक्सीजन को घेर भी लिया। तो सोचिए इन्होंने क्या किया, डेंसिटी तो बढ़ाई लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर छा गए, एक दूसरे की टक्कर से एक दूसरे को छा गए। अब आप दिमाग लगा के सोचो इसके छाने से क्या लॉस और किसको फायदा। तो आप सोच के देखो, इस समय कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लाएं तो उसका साइज ये रहा, और कोई भी प्रोटॉन अगर अपन लाएं तो सोचिए उसका साइज ये रहा। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इस नेगेटिव को जो बुरी तरीके से दान देने के लिए मचल रहा है, ये नेगेटिव किसी को भी दान देने के लिए मचल रहा है, लेकिन सोचिए आपका इसका साइज और इसके साइज में अंतर आ गया। तो सोच के देखो इस त्रिविम बाधा में से कौन आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन आकार में छोटा होने के कारण इस नेगेटिव को जाके पकड़ लेगा, जबकि इलेक्ट्रोफाइल के आने में दिक्कत खड़ी हुई। तो इलेक्ट्रॉन नहीं का आकार बड़ा है और यहाँ पर त्रिविम बाधा ज्यादा है। तो सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ गई और कौन सी प्रॉपर्टी घट गई। अब दिमाग आप लगा के सोचो, बेसिसिटी बढ़ गई। तो बेसिसिटी तो बढ़ गई लेकिन क्या चीज कम हो गई, NS कम हो गया। NS कम हो गई। इसका मतलब NS किस पे निर्भर कर रही है,
क्रमानुपाती है त्रिविम बाधा के। तो दिमाग लगा के सोचो इसका कंसेप्ट। NS समानुपाती है त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती है? सर व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा कंसेप्ट निकल के आ गया कि आपका NS is inversely proportional to steric hindrance। इसका मतलब आज के बाद जब जब श्रेणी समान हो यानी कैटेगरी समान हो, सेंट्रल एटम समान हो, तो NS के लिए हमेशा कंसेप्ट लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन सोचो क्या प्रोटॉन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर रहा है क्या? समानुपाती है सर उसके। उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ है ही नहीं ना। हाँ उसके लिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस का वर्ड ही काम का नहीं है। उसके लिए तो सबसे अच्छा काम का है प्लस आई, कि जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना आसानी से उसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इसीलिए BS is directly proportional to plus I। अब आप सोच लो आज के बाद जब कभी भी कैटेगरी सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तो हमेशा NS और BS एक जैसे नहीं होंगे। दोनों के सोचने का तरीका बदल जाएगा। NS निर्भर करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस के उल्टा। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतनी NS ज्यादा होगी, और जबकि बेसिसिटी डिपेंड करेगी कि उसके पास प्लस आई कितना। तो अब सोच के देखो अगर मैं इन तीनों का NS ऑर्डर बनाऊं, तो अब आप सोच के बताओ इन तीनों में A, B, C में से किसका NS ज्यादा? ए का। क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। कम है। केवल एक ही तो ग्रुप है, बाकी तो छोटे छोटे ग्रुप है। उसके बाद कौन? बी। उसके बाद कौन? सी। और जबकि यही बात अगर अपन बेस ऑर्डर की निकालें तो सोच के बताओ अब बेसिक ऑर्डर में इन तीनों में से मोर बेसिक कौन? सी। उसके बाद क्योंकि प्लस आई उसके पास वही है, जबकि इसके पास प्लस आई सिर्फ एक है। तो आप सोचिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो क्या अब आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बात को क्लियर करता हूँ। सर वो क्या लिखा है? आप ये NS ऑर्डर, ये लिखा है PS ऑर्डर। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये? यहाँ पे क्या लिखा है? ये वाला? हाँ स्टेरिक। ये तो लिखा है स्टेरिक हिंड्रेंस। NS जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे निर्भर कर रहा है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो सोचिए NS वैल्यू कम हो गई, जितना साइज बड़े होंगे उतनी NS वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब आप स्टेरिक हिंड्रेंस में एक को कम कर दो तो इसके न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने की आसानी हो जाएगी। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए देखो आप ए में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। देखो बिल्कुल खुला है क्योंकि दोनों छोटे आकार के, कोई टक्कर ही नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इस पे होगी। उसमें आई इफेक्ट को चेक नहीं करेंगे। आई इफेक्ट को किस में चेक करेंगे? बेसिसिटी वाले में। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा। सर उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पूछे? त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा। स्टेरिक हिंड्रेंस को बोलते हैं त्रिविम बाधा, भीड़ भाड़। अब आप एक बार चेक कर लीजिए। आपने 4 पॉइंट कर लिए, चारों पॉइंट को एक बार कंपेयर कर लो फटाफट। शाबाश। आप चेक करके देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का मतलब क्या है। दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, दोनों को दान करना है। एक को प्रोटॉन को दान करना है, एक को इलेक्ट्रोफाइल को दान करना है। लेकिन दान करने की रेट किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो पहला पॉइंट, अगर हम न्यूट्रल वर्सेस नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो नेगेटिव की डोनेशन रेट ज्यादा होती है, तो उसमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक जैसी चलेगी। दोनों के दोनों नेगेटिव के ज्यादा होंगे, लोन करके कम होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सेंट्रल एटम हम पीरियोडिक टेबल की से पीरियड से ले रहे हैं, यानी आवर्स से, तो फिर वहां पर EN डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
तो जिसकी EN कम होगी उसकी डोनेशन रेट ज्यादा। वहां पर भी NS और BS दोनों का ऑर्डर एक जैसा चलेगा। तीसरा पॉइंट कि अगर कैटेगरी आपकी सेम है, सॉरी कैटेगरी आपकी डिफरेंट है लेकिन सेंट्रल आइटम सेम है, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा? तो दोनों के दोनों का डिपेंडेंसी होगी स्टेबिलिटी पर। जितना आपका एनायन स्टेबल होगा उतनी उसकी डोनेशन रेट कम होगी, तो इनवर्स का सिस्टम होगा उसके अंदर। लेकिन जैसे ही कैटेगरी भी सेम हो, सेंट्रल आइटम भी सेम हो, तब आपका कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा। ये ऐसा पहला पॉइंट है जिसमें NS और BS एक जैसे नहीं है। अब बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस। तो इस पॉइंट को हटा दीजिए बेटा। यहां तक अपना 4 पॉइंट अपने को अलग करने हैं। अब 5वां पॉइंट डिफरेंट है, तो मैं हटाने जा रहा हूं ये वाला पॉइंट। यस। अब आ जाइए अपन करने जा रहे हैं NSN ग्रुप, यानी कि आप टॉप टू बॉटम आने जा रहे हो। ये अपन करने जा रहे हैं ग्रुप के अंदर NS वैल्यू। अब ग्रुप में आपको ध्यान है कि ग्रुप में जो अपन आते हैं टॉप टू बॉटम, तो जो जो चेंजेस आते हैं वो चेंज हमारा फैक्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में। तो नोट में अपन पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं? NS depends upon size as well as nature of solvent। ये लिखिए सर। यानी कि आपकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो साइज पे तो डिपेंड कर ही नहीं, क्योंकि यहाँ साइज बढ़ रहा है तो साइज पे तो डिपेंड कर ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो सॉल्वेंट यानी कि विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर कर रही है। विलायक की प्रकृति। अब सबसे पहले तो बच्चे को सीखना है कि सर सॉल्वेंट की नेचर क्या है, उसको समझ लो। तो सॉल्वेंट की नेचर का पता होगा तो अपना आंसर आसान निकलेगा, क्योंकि साइज तो हमको दिख जाएगा, लेकिन ये वाला फैक्टर हमें समझना पड़ेगा। अब विलायक की प्रकृति क्या होती है मैं आपको क्लियर करूं। तो विलायक यानी कि सॉल्वेंट दो तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर, लेकिन हमें यहाँ पर पोलर लेना है क्योंकि हम आयन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लेने जा रहे हैं सॉल्वेंट पोलर, यानी कि ध्रुवीय। ये ध्रुवीय विलायक लेने जा रहे हैं, लेकिन ध्रुवीय विलायक दो तरह का है, इन दोनों को समझेंगे अपन। तो पोलर सॉल्वेंट है दो तरह के, कौन कौन से? पहला सॉल्वेंट है PPS, इसका नाम है PPS। PPS का मतलब है P माने पोलर, P माने प्रोटिक और S माने सॉल्वेंट। तो इसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। अब पॉइंट आता है सर पोलर का मतलब क्या है? तो पोलर वर्ड का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाए वो पोलर। पहला पॉइंट क्लियर। प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, जिसके पास प्रोटॉन हो। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। पोलर सॉल्वेंट which contains proton, polar solvent which contain H, which is useful in formation of hydrogen bonding। यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन हुए? सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट which contains H for हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब आज के बाद ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास H उपलब्ध हो प्रोटॉन के रूप में और जो H बॉन्डिंग बना सकने की क्षमता रखता हो,
वो सारे सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। अब आपको भी कैसे, तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण के तौर पे एक्वा, एक्वा का मतलब होता है जल। तो अगर हम पानी की बात करें तो पानी को आप चेक करके देखो, इस पानी के अंदर ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और H पे डेल्टा प्लस, और ये वाला H प्रोटॉन हो गया। तो इसका मतलब आज के बाद अगर कहीं एग्जामिनर एक्वा लिख रहा है, एक्वस लिख रहा है, जलीय माध्यम लिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी भी है और H बॉन्डिंग के लिए प्रोटॉन भी उपलब्ध है। इसी तरह से सपोज करो ब्रैकेट में लिखा हुआ जाए अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक में क्या होता है ROH, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, कोई भी। तो गौर से देखो, इसमें भी देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव H पर पॉजिटिव, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर, ये प्रोटिक जो H बॉन्डिंग की लेवल है वैसे होता है, ये भी आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसी तरह से फिनोलिक, ये फिनोलिक, अब आप देखो ये रहा फिनोल, ये अब आप फिनोल के अंदर चेक कीजिए, देखो ये रहा डेल्टा प्लस, ये रहा डेल्टा नेगेटिव। जैसे एग्जांपल है एसिडिक, एसिडिक के अंदर मान लो डाल दिया एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड में चेक करके देखो ये रहा डेल्टा प्लस, ये रहा डेल्टा नेगेटिव। तो आज के बाद एग्जामिनर अगर एरो के ऊपर इनमें से किसी को लिख दे तो हम समझ जाएंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हिच कंटेन्स प्रोटॉन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें ये सारे एग्जांपल काम आ जाएंगे। इन्हें नोट कर लीजिए पहले। अब मैं लेके जा रहा हूं नंबर सेकंड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब की बार वर्ड यूज कर रहे हैं PAS, तो P का मतलब है पोलर, यानी वही प्लस माइनस वापस, और आपका एप्रोटिक, तो एप्रोटिक का मतलब हो गया अब आपका H प्लस नहीं है। तो अब की बार ऐसा पोलर सॉल्वेंट देखेंगे जिसमें एसिडिक H ही नहीं आपके पास, तो ऐसे में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो आपकी डेफिनेशन बहुत सिंपल हो गई, पोलर सॉल्वेंट व्हिच कंटेन्स, तो अब की बार व्हिच नॉट कंटेन्स H फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके पास H होगा, उसके पास H नहीं होगा, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। अब आपको एग्जांपल, तो देखो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल जैसे DMSO, एरो के ऊपर लिखा हुआ आएगा DMSO, यही लिखा हुआ आएगा। अब DMSO का मतलब क्या होता है? DMSO का मतलब होता है डाई मेथिल सल्फ ऑक्साइड। आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखो ये रहा, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप गौर से देखो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और S हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और आप नोट करके देखो, पोलैरिटी तो है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास कहीं भी प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब DMSO अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आज के बाद उसका नाम हो जाएगा PAS। एग्जांपल चेंज करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल DMF, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसका नाम है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अब देखो फॉर्मामाइड ये होता है, देखो HC डबल बॉन्ड O और NH2, इसको बोलते हैं फॉर्मामाइड। लेकिन अभी ये DMF नहीं बना। DMF कैसे बनेगा? अगर हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के दोनों H को हटा दें, यही थे वो प्रोटॉन, अगर हम इसको हटा देते तो प्रोटॉन खत्म,
क्योंकि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ते हैं, कार्बन से नहीं। ये वाला प्रोटॉन नहीं कहलाएगा क्योंकि कार्बन से जुड़ा है। विद्युत ऋणी यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से जुड़े, विद्युत ऋणी से जुड़े वो होते हैं प्रोटॉन। तो इसका मतलब हमने दोनों प्रोटॉन हटा दिए और उसकी जगह पर 2 मिथाइल लगा दिए। अब आप चेक करके देखो गौर से, तो पोलैरिटी इसके पास प्रेजेंट है। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे जाएगा तो डेल्टा प्लस। और आप चेक करके देखो इसके पास कहीं प्रोटॉन उपलब्ध नहीं है। तो आज के बाद क्लियर हो गया कि हर वो सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी तो हो लेकिन H बॉन्डिंग के लिए प्रोटॉन उपलब्ध नहीं हो, तो समझ जाना उसे अपन नाम देते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और हमें इन दोनों सॉल्वेंट की जरूरत यहां पर पड़ेगी क्योंकि साइज के साथ साथ इसका भी यूज है, क्योंकि इसके कारण अगर ये हुआ तो आंसर बदल जाएगा और अगर ये हुआ तो आंसर बदल जाएगा। तो एक बार इसको फोटो स्नैप कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। Excuse सर me, sir. लास्ट वाले सर स्क्रीन के नीचे चला गया। नीचे चला गया? यस सर, यस सर, ठीक है सर। सर हिंदी में बताइए ना प्लीज, क्या बेटा? हिंदी में पोलर वाला, पोलर वाला हिंदी में। पोलर बेटे कौन सा ध्रुवीय है? ध्रुवीय पोलर वाले लाइन समझ नहीं आ रही। हाँ जी। सर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को पोलर वाले में रखेंगे ना? कौन? नाइट्रिक एसिड? सर सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। बेटा सल्फ्यूरिक वो तो एसिड है, वो तो उसे भी तो घोलते हैं ना पर वो तो किसी में घुलता है, वो किसी को घोलेगा थोड़ी। मतलब अपन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालने जा रहे हैं उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी काम आता है, सॉल्वेंट काम आते हैं, सॉल्वेंट्स जो पोलर भी हो और सॉल्वेंट का काम भी करे। सॉल्वेंट जो होते हैं जो एक तरीके से किसी को डिसॉल्व करने का काम आते हैं, उसके चारों तरफ घेर लेते हैं उसको, जबकि H2SO4 तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग है तो वहां काम आएगा। इसलिए अपन H2SO4 वगैरह को इतना स्ट्रॉन्गली डाइल्यूट को ले सकते हो, तो डाइल्यूट लोगे तो ये हो जाएगा, जैसे वो लिखे डाइल्यूट H2SO4 तो फिर ये काम कर जाएगा। ये सर तनु का ही पूछ रही थी मैं। तनु का नहीं हो, तनु का मतलब एक्वस हो गया, मेरा एक्वस डाइल्यूट वाला ये। हाँ मतलब तनु में डायरेक्ट पानी ही यूज होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज नहीं होगा उसमें। आता है उसमें पानी ही काम आता है, पानी काम करता है उसमें। हाँ थैंक यू सर। हटा दो इसको। यस सर। यस, अब आपके पास क्लियर हो गया कि साहब हमारे पास 2 तरह के सॉल्वेंट आ गए, एक तो आ गया पोलर प्रोटिक और एक आ गया पोलर एप्रोटिक। चलिए साहब तो शुरू करते हैं यहाँ पर अपन इसके अंदर अपने पॉइंट को। तो हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ये सब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ग्रुप में वो साइज के साथ साथ अब सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी वो अपन सीखते हैं। देखो चलिए तो साहब सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन PPS। ये लो पहला पॉइंट शुरू हो गया ए। अब अपने को न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब आप सोचो कैसे अपन करने जा रहे हैं, पहले सोचो हम एंट्री कर रहे हैं ग्रुप में। अब ग्रुप में जैसे मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे फ्लोराइड, जैसे क्लोराइड, जैसे आपका ब्रोमाइड और जैसे आपका आयोडाइड। अब मुझे सोच के बताओ ये जो मैंने 4 हैलाइड्स लिखे हैं क्या ये पीरियड में आते हैं कि ग्रुप में आते हैं? Group. ग्रुप में आते हैं पहला। बट अब दिमाग लगाओ, वही पॉइंट कि जब अपन पीरियड में चल रहे थे तो साइज में कोई खास अंतर नहीं था, तो डिसाइडिंग फैक्टर वहां पर कौन था? विद्युत ऋणात्मकता। Electronegativity. अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट निर्धारित कारक या डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? आकार उसका। साइज। अपन देखेंगे इसका साइज, तो सोचो फ्लोराइड का साइज छोटा सा, यस सर। उससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमाइड उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे बड़े साइज में कौन आ गया? आयोडीन। आयोडाइड। तो सोचिए टॉप टू बॉटम आने पर हम साइज क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सर इंक्रीज कर रहे हैं। ये लीजिए तो साइज बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा पॉइंट,
चार्ज की डेंसिटी। तो सोचिए इस समय इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी फ्लोराइड के साइज के कारण सबसे ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ध्यान है कि जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो अंदर के डी ऑर्बिटल में घूमने चला जाएगा, जिसको कहते हैं डिस्पर्जन, जिसको कहते हैं विसर्जन। तो एक तरीके से आपका नेगेटिव चार्ज जब किसी आयन का साइज बढ़ता है तो उसके खाली ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। तो ऐसे में चार्ज की डेंसिटी टॉप टू बॉटम आने पर क्या असर डालेगी? डिक्रीज कम होगी। कम हो जाती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश घनत्व आप चेक करो कम होता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका मतलब पहले हम समझ लें कि टॉप टू बॉटम आने पे साइज तो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो उसके ऊपर चार्ज की पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जितना साइज बड़ा होगा चार्ज उसके मुकाबले छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये दो बातें हमें समझ में आ गई। अब पॉइंट आता है साहब ये तो हमने चेक कर लिया, अब इसको चेक करने जाते हैं। अब आप सोचो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आने से क्या अंतर आता है। तो सोचिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा। सबसे पहले अगर मैं फ्लोराइड आयन की बात करूं तो ये फ्लोराइड का आयन है, आपको पता है इसका साइज छोटा है लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी है? ज्यादा। तो आपने जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी का अपोजिट चार्ज इसकी तरफ करना शुरू कर देगा। तो सोचिए वो होगा पॉजिटिव चार्ज और वो प्रोटॉन के पास है। तो सोचिए मैंने वाटर डाल दिया तो सोचिए वाटर के अणु इसके चारों तरफ अपना प्रोटॉन लेके पहुंचना शुरू हो गए। ये देखिए आप एक तरीके से अगर अपन देखें तो इस समय हमारा फ्लोराइड का आयन वाटर के आयन से घिरने लग गया। देखो ये देखो चारों तरफ वाटर के अणु इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग गए। देखो ये देखिए आप, इसको कहते हैं सॉल्वेशन, इसको कहते हैं विलायकन। तो चेक करके देखो इसके अंदर सारे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन आप चेक करके देखिए इन सब ने चारों तरफ से इसको घेरना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखो, कहते ना रजिया गुंडो फंस गई है। अब रजिया गुंडो में कैसे फंस गई देखो, दिमाग लगाओ कि आपका फ्लोराइड आयन का साइज छोटा था, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने डाला तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन ने इस नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू कर दी। इसको कहते हैं सॉल्वेशन, इसको कहते हैं विलायकन। अब आप सोचो अगर इसका विलायकन हो गया, आप दिमाग लगाना, अगर इसका विलायकन हो गया तो सोचो जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बैठा हुआ है क्या उस तक ये नेगेटिव मिल पाएगा क्या? या मैं यूं बोलूं कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो इसके चारों तरफ इन वाटर के मॉलिक्यूल ने घेरा बना लिया, चारों तरफ को घेर लिया। तो सोचिए इस समय आपका फ्लोराइड का आयन जो साइज में छोटा है लेकिन डेंसिटी में बड़ा है, उसको पोलर प्रोटिक विलायकों के अणुओं ने तो ऐसे में ये नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इसके नेगेटिव देने की पावर, कितना आसानी से नेगेटिव इसको देता है, ये पावर ns है और वो पावर इसकी बैटरी। अब आप दिमाग लगा के सोचो, नीचे उतरना शुरू करो। नीचे उतरोगे तो सोचिए इस वाले आयोडाइड का साइज तो बड़ा हो गया, साइज तो बड़ा हो गया। देखो ये ना, ये आपका आयोडाइड का साइज हो गया बड़ा, आयोडाइड साइज, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या चार्ज की डेंसिटी कैसी है? लो। लो। तो क्या इसके ऊपर इतनी आसानी से जल के अणु चिपक पाएंगे क्या? तो सोचिए इसका मतलब इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में से किसके आसानी से इसको उपलब्ध होने की चांस है? आयोडीन पे। इसका मतलब आयोडाइड का नेगेटिव बड़ी आसानी से मिल जाएगा, भले ही उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी से मतलब नहीं, यहाँ पर अवेलेबिलिटी से, देने की दर पे डिपेंड करता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं दे पा रहा, जबकि ये तो उसके मुकाबले कुछ तो दे पा रहा है। तो सोचिए, इसका दिमाग लगा के सोचो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में NaCN पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। प्रोपोर्शनल होगा सर। साइज बड़ा हाँ, है, उसकी एक ही हाँ, यूनिट है। तो आज के बाद ये लाइन हमारे काम आ गई कि जब भी एग्जामिनर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखे, हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज बड़ा है कि जिसका साइज छोटा है? साइज बड़ा साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात करेगी जिसका साइज छोटा होगा उसको तो पोलर प्रोटिक वाले घेर लेंगे। बिल्कुल जैसे उसी तरीके जैसे चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर जमीन पे गिर जाए तो चीनी का टुकड़ा ये रहा, और ये भी चाहो तो चींटियां, तो सोचिए वो चींटियां उसको इतना घेर लेंगी कि वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल को वो नेगेटिव अवेलेबल नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पर बड़ा कंसेप्ट क्लियर है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब दिमाग लगाओ, आपका क्वेश्चन बन गया NS ऑर्डर। अब सोच के बताओ जितने भी हैलाइड दिए गए ये इनमें से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा? आयोडीन की। आयोडाइड की, उसके बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की, उसके बाद क्लोराइड, फ्लोराइड की, और उसके बाद क्लोराइड। एग्जामिनर कहेगा साहब फ्लोराइड की तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा साहब डेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन उसका साइज 2 है, छोटू है। जिसके कारण उसके अंदर क्या चीज बढ़ जाएगी? वाटर। प्रोटॉन। बढ़ जाएगा। उसके चारों वाटर का H बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, जिससे उसकी अप्रोच, जिससे उसकी पहुंच इलेक्ट्रोफाइल पे कम हो जाएगी। इसीलिए जिसका साइज बढ़ा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है। अब सोच के देखो, अगर मैं आपको लिख देता RO माइनस एंड RS माइनस, तो सोच के बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पीपीएस में ज्यादा? RS क्योंकि आपका O और S जो डिफरेंट है वही डिसाइडिंग है, दोनों के साइज में अंतर है कि नहीं? यस सर है। क्योंकि दोनों ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज किसका बड़ा? सल्फर का बड़ा। सल्फर का बड़ा, इसलिए RS की न्यूक्लियोफिलिसिटी RO के मुकाबले बढ़ गई। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सर अगर जैसे मतलब 2 ऑप्शन है वो आवर्त वाले होंगे और 2 ऑप्शन है वो ग्रुप वाले होंगे, तो कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? सर मतलब अलग अलग 4 ऑप्शन है, चारों में से डिसाइड करना रहेगा तो। अच्छा पेपर आप बना रहे हो कि टीचर बनाएगा जिसको अकल है? आपको तो अकल नहीं, आपने तो बेवकूफ वाला क्वेश्चन कर दिया। आप किसी एक चीज को एक पैरामीटर को रखोगे, आप हाँ। साइज को लेके चलोगे या फिर आप EM को लेके चलोगे, दो को मिलाओगे तो काम कैसे होगा? सर ऐसा नहीं बनता। उससे गलत चलेगा, क्योंकि आपको ध्यान है पीरियड के अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइज है ही नहीं वहां पर। आगे ना बात, तो आपका बेवकूफ वाला क्वेश्चन हो गया। सर मतलब मैंने बस ऐसे ही पूछा था। मैं वही तो बता रहा हूँ कि भाई एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो वो पीरियड के क्वेश्चन को अलग करेगा और ग्रुप के क्वेश्चन को अलग करेगा, क्योंकि दोनों की पॉइंट अलग अलग है। सॉल्वेंट का नेचर वहां काम ही नहीं करता, यहाँ सॉल्वेंट का नेचर काम करेगा, लिखा हुआ आएगा बकायदा। और एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, जब ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर 2011 में आया था, उस समय ध्यान रखना इस पे सॉल्वेंट का नेचर नहीं दिया था। तो ध्यान रखना जब कभी भी सॉल्वेंट का नेचर नहीं दिया हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑटोमेटिक हो जाता। तो अगर कभी सॉल्वेंट नेचर नहीं दिया हो तो पोलर प्रोटिक में माना जाता है। चलिए साहब इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। हाँ जी भाई, अब अपन चेंज करते हैं नंबर बी, यहां पर लेने जा रहे हैं नंबर बी। अब की बार NS इन पोलर P की जगह क्या आ जाएगा? अब की बार
8 ए यानी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। यस अब की बार इस पे लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट आ गया, NS इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। और अब की बार ये सब चीजें एक बार बैठा रहा हूं। लेकिन देखो मैंने इसको नहीं हटाया क्योंकि इसमें अभी भी वही की वही बात वापस से रिपीट कर रहा हूं। फिर चेक कीजिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, टॉप टू बॉटम, फिर वही बात रिपीट, साइज बढ़ रहा है लेकिन Density. इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की डेंसिटी वो कम हो रही है। होती जा रही है। कम होती जा रही है। लेकिन अब की बार सॉल्वेंट कौन सा डाल रहे हैं? अध्रुवीय है। पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक। अब दिमाग लगा के सोचो, अब की बार आपका फ्लोराइड आयन, लेकिन सोचिए आपने डाल दिया पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट के पास H बॉन्डिंग बनाने के लिए प्रोटॉन या प्लस है क्या? नो सर। नहीं है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। वो कहां से बॉन्डिंग करेगा? उसके पास तो H का प्लस अवेलेबल नहीं नहीं है। तो सोचिए अब की बार उल्टा केस हो गया। जैसे आपने डाल दिया DMSO, मान लीजिए डाल दिया, तो DMSO की अगर शक्ल देखो आप, तो DMSO की शक्ल ये DMSO। अब आप सोचो DMSO ने अपना बाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, शिफ्ट करने से वो बन गया ऑक्साइड आयन, ये लो साहब। अब आप सोच के बताओ, क्या ये इस नेगेटिव के साथ H बॉन्डिंग बनाने की क्षमता में है क्या? नो सर। नो सर। ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित। तो दिमाग लगाओ, अब की बार इसके धक्के से इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंचने की दर इसकी बहुत आसान हो गई, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई घेरा नहीं बन पा रहा, क्योंकि कोई विलायकन नहीं हो रहा। उल्टा ऋण आवेश पहले से नेगेटिव चार्ज को धक्का या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो सोचिए ये रिपल्सिव फोर्स इसके पास इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करने की रेट बढ़ा देगा। तो अब की बार आप दिमाग लगा के सोचो, इस नेगेटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? जिसका साइज छोटा होता है या जिसका साइज बड़ा होता है? जिसका साइज छोटा होता है। छोटा बस होता है। अब की बार आपका कंसेप्ट बन गया। तो अब की बार लिखा हुआ आएगा NS इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, NS। अब बताओ साइज के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब की बार आपका आंसर उल्टा हो गया। अब की बार जिसका साइज छोटा होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना इस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से इसको धक्का उतना तेजी से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे, उल्टा इसके नेगेटिव आयन इसके नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा। तो आज के बाद NS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या मैं यूं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व के सीधे समानुपाती। जितना आवेश घनत्व ज्यादा होगा, छोटे साइज में ज्यादा होगा, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सिव फोर्सेस, प्रतिकर्षी बलों के सीधे समानुपाती, क्योंकि प्रतिकर्षी बल सबसे ज्यादा इसके अंदर लगेगा, क्योंकि जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी नेगेटिव उतना तेजी से धक्का मारेगा, और जितना तेजी से धक्का मारेगा उतना इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल को इजीली डोनेट हो जाएगा। तो आज के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले NS ऑर्डर इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इन सब का ऑर्डर क्या होगा? सर कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन? F फ्लोराइड। क्लोराइड, देन क्लोरीन, क्लोराइड, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और सबसे लीस्ट आयोडाइड। आयोडाइड। तो अब आप सोचो, थोड़ी देर पहले यही ऑर्डर उल्टा था, लेकिन कब होने पर वो ऑर्डर आता है और कब होने पर ये ऑर्डर आएगा, वो सॉल्वेंट के नेचर से डिसाइड होगा। उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में
न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के, बोलिए कैसे, डायरेक्टली के इनवर्सली? इनवर्सली प्रोटिक सॉल्वेंट में इनवर्सली इनवर्सली साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल Directly, sir. पोलर प्रोटिक बोला ना? अच्छा यस सर हाँ पोलर प्रोटिक में साइज के डायरेक्टली, डायरेक्टली पोलर ए प्रोटिक में। Inversely. अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? सर हिंदी में फुल फॉर्म बताइए तो PAS का पूरा। बेटा बताया ना, पोलर का मतलब ध्रुवीय है, हाँ ए का मतलब अप्रोटिक यानी प्रोटॉन नहीं है, और सॉल्वेंट का मतलब विलायक यानी मींस ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। तो क्या ओके सर। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ यस सर यस, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान रखना इसकी जरूरत हमें SN1 SN2 में जरूरत पड़ने वाली है। जब मैं आपको SN1 SN2 कराऊंगा हेलो एल्केन्स में आगे के चैप्टर में, तो लिखा हुआ एरो पर आएगा पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी रिएक्शन में हमको क्या करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, हटा दो इसको। यस सर। Yes. अब देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दी, ये एक एसिड रिएक्शन है। अब ये एसिड रिएक्शन कैसे देखो ऐसे पेपर पे आ सकती है, जैसे ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड और ये आयोडाइड, ये फ्लोराइड। होता क्या है, क्लोराइड इस पे अटैक करती, सॉरी फ्लोराइड आयोडाइड इस पे अटैक करके क्लोराइड को धक्का मारता है, और ऐसे फ्लोराइड इस पे अटैक करके इसको धक्का मार रहा है। तो A से तो बनना है CH3 CH2I, और इससे बनना है CH3 CH2F। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बताइए दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल या फास्ट है? ए वाला। ये वाला। क्योंकि आपको तुरंत समझ में आ गया कि जो डिफरेंट है वही डिसाइडिंग है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट है पीपीएस के अंदर साइज, देखो ये रहा। और आपको ध्यान है इस पीपीएस में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? आयोडाइड की। इसीलिए आयोडाइड फटाफट जाके किसको हटा देगा? क्लोराइड। तो इसके बनने की रेट फास्ट होगी, जबकि आपको पता है ये तो पोलर प्रोटीन में घिर जाएगा। कभी साइज कैसा है? छोटा है, तो इसकी अटैक रेट कैसी होगी, इसको हटाने की रेट कैसी होगी? कम होगी या ना के बराबर होगी। तो ऐसे में इसके बनने की दर 9। तो सोचो अगर आप जिस बच्चे को ये नॉलेज होती है वो बच्चा इन दो आंसर की क्लियरिटी ला सकता है कि साहब ए फास्ट चलेगा या फिजिबल होगा, या बी फास्ट चलेगा या फिजिबल होगा। क्या मैं होप नहीं समझ में आ गया? क्योंकि रिएक्शन पढ़ेंगे SN2 में, ये SN2 रिएक्शन में जो मैंने आपको बोली। मेरी बात क्लियर? यस। इसको डाल रहा हूं मैं। यस, अब आ जाइए इसके अंदर अपना अगला छोटा सा पॉइंट है। सर नहीं दिख रहा ऊपर। है बेटा, ऊपर नहीं दिख रहा। अभी क्या? यस। हाँ, अब देखो मैंने लिया है LG। ये LG लाइफ गुड नहीं है, आप लिविंग ग्रुप वो नहीं है। इस LG का मतलब है लिविंग ग्रुप। हिंदी में अपन बोलते हैं छूटने वाला समूह। लिखा है ये छूटने वाला समूह, इसको अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप, यानी कि छूटने वाला समूह। अब आप सोचिए छूटने वाला समूह क्या?
जैसे मान लो आप कोई अभिक्रिया कर रहे हो, मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे मान लो आपने एक अभिक्रिया की और यहाँ लिख दिया Lg, देखो मैं इसको Lg लिख रहा हूं। अब हो क्या रहा है, इस समय ये एक सबस्ट्रेट है, इस समय ये एक क्रियाकारी है, क्रियाकारी। तो देखो ये एक सबस्ट्रेट है, क्रियाकारी है। जब हमने इसकी रिएक्शन की तो इसके कांटेक्ट में एक न्यूक्लियोफाइल आया। अब आप सोचो इस न्यूक्लियोफाइल को देखते ही ये Lg अपनी जगह छोड़कर भाग गया, ये निकल गया। इसको कहते हैं Lg, यानी कि क्रियाकारी अणु से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जो ग्रुप टूटकर अलग हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इस समय ये एक इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इसी का नाम होता है लिविंग ग्रुप या Lg। तो आज के बाद जब भी किसी रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्शन विलोपन या एलिमिनेशन की हो, चाहे वो रिएक्शन किसी सब्स्टिट्यूशन की हो, प्रतिस्थापन की, यदि किसी क्रियाकारी से कोई नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टूट के अलग हो जाए तो समझ जाओ उसको Lg कहते हैं। उसका नाम होता है लिविंग ग्रुप which is always electronically rich। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था CH3 CH2 Cl, और मान लो मैंने इसके अंदर, या मैं इसको कर दूं थोड़ा बड़ा साइज, ये लीजिए Br, और यहां मैंने लगा दिया Cl माइनस। अब आप गौर से देखो इस समय ये सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट में से सोच के बताओ इस क्लोराइड को देखकर कौन अपने इलेक्ट्रॉन का झोला पकड़ के भाग जाएगा? Br। इस समय Br यहां से बाहर निकल जाएगा, तो Br को कहा जाएगा लिविंग ग्रुप। तो किसी भी रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टूट के अलग हो जाए, दैट इज ऑलवेज लिविंग। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। तो पहले तो इसको स्नैपशॉट कर लो। Done. So living group is electronically rich species which always departed, which always remove from substrate molecule, अर्थात छूटने वाला समूह हमेशा इलेक्ट्रॉन धनी होता है और वो क्रियाकारी अणु से छूट के अलग होता है, इसलिए उसका नाम रखा जाता है लिविंग ग्रुप। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अब पॉइंट ये आता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब इसका मतलब है कि साहब लिविंग ग्रुप तो बहुत सारे हैं, अब तक तो हमने केवल एक लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन बोली। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब है कि हमने 2 3 4 5 को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये काइनेटिक प्रोसेस। काइनेटिक का मतलब होता है रेट। अब हम ये करने जा रहे हैं कि साहब हमें 4-5 लिविंग ग्रुप दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए बताओ साहब इनमें से कौन बढ़िया भागेगा, कौन जल्दी से भाग जाएगा, तो मानी बात उसकी रेट फास्ट होगी। कल को आप सोच के देखो, अगर इस Lg में हमने 3-4 रिएक्शन ले ली, एक Lg ये, एक Lg दूसरा, एक Lg तीसरा, एक Lg चौथा, और तीनों की चारों की दौड़ करा दी, तो इस न्यूक्लियोफाइल को देख के जो सबसे पहले भाग जाए उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे कम होगा। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज अ काइनेटिक प्रोसेस व्हिच डिपेंड्स अपॉन रेट, जो क्रिया की दर पे निर्भर कर रही है, अर्थात जितना तेजी से लिविंग ग्रुप निकलेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? Living group ability. ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब आपको मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो ऐसा ग्रुप जो सबसे पहले भाग जाएगा उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ऊपर होगी कि सबसे नीचे होगी? ऊपर होगी। सबसे ऊपर होगी, तो हम उसको नाम दे देते हैं गुड Lg। इसका मतलब आज के बाद जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे अच्छी होगी हम उसे नाम देंगे कि साहब वो गुड Lg है, और जिसकी दर धीमी होगी उसको पुअर Lg बोल देंगे। तो आज के बाद हम ये वाला काम करने जा रहे हैं, और इस काम को करने के लिए
क्योंकि आज अपना टाइम कंप्लीट हो गया, अपना लगभग जीओसी आज खत्म हो गया। तो नेक्स्ट टर्न पर अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का, लेकिन तब मैं ये छोटा सा टॉपिक आपको फटाफट 5-7 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। आज हम इसको यहीं रोक देते हैं, इसलिए नहीं हो पाएगा, अपन नेक्स्ट टर्न इसको पूरा करेंगे। क्लियर है? यस सर। जी हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे आप? हाँ। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे क्या आप? हाँ दीदी Thank you, हाँ sir. हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। जीओसी कंप्लीट हो गया क्या? हाँ बस ये टॉपिक कंप्लीट कर तो बधाई हो सबको। पार्टी दे ये दो। अंकल आगे बोर्ड वाले अंकल